लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं भाई असदुद्दीन ओवैसी तो बड़े नेता हैं, आना चाहिए उनको, उनको इजीली परमिशन मिल जाती है। क्योंकि आप जाने अनजाने में योगी आदित्यनाथ या बीजेपी या आरएसएस की राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। यूपी इलेक्शन जैसे ही आने वाला है वैसे ही माइनॉरिटीज पर फोकस होने लगा है, हर पार्टी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि माइनॉरिटी पर चर्चा सबसे ज्यादा है, उसी माइनॉरिटी की 5 साल में ताबड़तोड़ प्रताड़ना होती है। 34 विधायक है माइनॉरिटी के, कोई सवाल जवाब नहीं करता और बात आगे बढ़ जाती है, फिर वही माइनॉरिटी, फिर वही चर्चा। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी के तेज तर्रार सीनियर जर्नलिस्ट राशिद जहीर साहब। राशिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। अच्छा राशिद साहब, एक बात बताइए कि इलेक्शन आने को हैं, 27 में अभी 4-5 महीने रह गए हैं, 27 के फरवरी और मार्च के आसपास इलेक्शन होंगे। तो किस तरह से आप देखते हैं माइनॉरिटी की भूमिका क्या है? फिर वापस वही माइनॉरिटी पे सारा डिस्कशन सिमटने लगा है, वापस अतीक अहमद की चर्चा, अतीक की चर्चा होने लगी है। मतलब वापस ही, मतलब सब कुछ ऐसा किया जा रहा है कि वापस माइनॉरिटी फोकस इलेक्शन बनाने की कोशिश हो रही है। अफसर भाई शुक्रिया, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे दावत दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी का जिक्र इसमें कोई दो राय नहीं है कि चलता है, और जब चुनाव आते हैं तब तो और भी ज्यादा होने लगता है। लेकिन बात यह है कि पहले जिक्र किसी और मद में हुआ करता था, आज किसी और मद में होता है। मतलब पहले किसी दूसरे रेफरेंस में होता था, आज किसी दूसरे रेफरेंस में होता है। पहला रेफरेंस तो यह है कि मुस्लिम एक 19-20-22% का वोट था, हालांकि 19.5 कहते हैं ये लोग, तो उसको अपनी तरफ कौन करेगा? मायावती जी ले जाएंगी, मैं थोड़ा पीछे जाके बात कर रहा हूँ, या मुलायम सिंह के लड़के लेकर जाएंगे, या कांग्रेस अपनी तरफ रखेगी। इस तरह की जिक्र चला करता था, तो सिर पे रखा जाया करता था माइनॉरिटी को। लेकिन बीजेपी की जो राजनीति है, उसने इस 19-20% वोट का एक ऐसा महत्व घटाकर रख दिया कि अब कांग्रेस हो या अखिलेश यादव की पार्टी हो, बल्कि मायावती तो खुल्लम खुल्ला कह देती हैं, वो लोग इनको अपने साथ रखते हुए भी डरते हैं, उनका नाम भी नहीं लेना पसंद करते हैं। हद यह है कि अखिलेश यादव की, हालांकि मैं अकलमंदी ही मानूंगा, बल्कि मैंने तो मशवरा भी दिया उनको कि आप मुसलमानों को टिकट ही ना दें। लेकिन आप देखें अभी 2024 के चुनाव में जो पीडीए बनाकर के उन लोगों ने जिस तरह से बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है, उसमें मुस्लिमों को सिर्फ और सिर्फ 4 टिकट दिए गए, हालांकि यादव को भी 5 ही दिए गए थे। तो उन्होंने, अखिलेश यादव को मालूम था कि मुसलमानों का नाम लेने से हमारा जो कोर वोटर है वो भटक जाता है, बिखर जाता है। बीजेपी ने हालात ऐसे तैयार कर दिए हैं कि जो बीजेपी जो मुसलमान की बात करेगा, अल्पसंख्यकों की बात करेगा, उससे चिटक जाएगा वोट। कांग्रेस के राहुल गांधी तो मुझे लोकसभा में मुस्लिमों के पक्ष में 1 या 2 मर्तबा खुल करके बोलते हुए नजर आए, प्रियंका गांधी भी नजर आई। लेकिन जो नामो निहाद नेता हैं, जिनको मुस्लिमों का बाकायदा सर्वे सर्वा कहा जाता है, अपनी पार्टी तो इन लोगों ने बनाई नहीं है। इन लोगों को तो विश्वास कभी मायावती पर, कभी अखिलेश पर, कभी ममता पर ही रहता है। अपनी पार्टी नहीं बनाते ये लोग, बनती है तो चल नहीं पाती है। तो कहने का मतलब यह है कि बीजेपी ने, आरएसएस ने कुछ इस प्रकार से अपने गोदी मीडिया के माध्यम से जहर फैलाया और इस पर्टिकुलर दूसरे नंबर की कौम को इतना बदनाम कर दिया कि इनका तो नाम लेते हुए भी राजनीतिक पार्टियां डरती हैं। लेकिन निगलेक्ट नहीं कर सकते इनको, क्योंकि 20% का जंक है। लेकिन इनको तन्हे तनहा जरूर कर दिया, दीवार से जरूर लगा दिया। अखिलेश यादव ने कई इलेक्शन पर देखा कि 19-20% मुस्लिम उनको मिल जाता है, मतलब ज्यादातर, और 7-8% उनको यादव मिल जाते हैं। 26-27% भी उनको पूरा नहीं पड़ पाता। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो अपने संगठन में उन्होंने ओबीसी को और एससी को जगह दी। शुरुआत की बात बता रहा हूं आपसे मैं, 2-2.5 साल 3 साल पुरानी बात। उसके बाद उन लोगों ने टिकट का वितरण कुछ इस प्रकार से किया, जो 2014 में अमित शाह ने आकर के 50% का जो जंक है ओबीसी का, उस पर जो नजर लगाई थी, तो वो अखिलेश यादव ने लगाई और ओबीसी को ज्यादा बढ़ावा दिया, एससी को ज्यादा बढ़ावा दिया। वो टिकट भी उन लोगों को बांटे गया थी, पिछड़े वगैरह को। तो उससे रिजल्ट ये आया कि विधानसभा में भी इनको 100-125, 115, 10-15-20 मिल गई, और उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में तो इनका जबरदस्त प्रदर्शन रहा, जबकि 2024 में मंदिर भी बना था। तो इन लोगों की समझ में ये बात आ गई कि मुसलमानों की बात मत करो। बल्कि मैं, अफसर भाई नाम नहीं बता पाऊंगा, मेरे पास इंटरव्यू है, एक सांसद है मौजूदा समाजवादी के। इत्तेफाक ये है, मैं उनके पास बैठा था, मैं उनका इंटरव्यू भी करने लगा,
तो उन्होंने इंटरव्यू से पहले मुझे बात की कि भाई मुसलमानों का काम तो जरूर करेंगे लेकिन बात नहीं करेंगे। आरएसएस के ऊपर आरोप लगता है, भाजपा के ऊपर आरोप लगता है, वो लोग 80-20 और 85-20 कर चुके हैं। हद ये है कि इनके साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं करते लेकिन वोट चाहिए। अब जिक्र है लेकिन उस लेवल का जिक्र नहीं है जो पहले दाढ़ी वाले साथ लेके घूमा करते थे, अखिलेश यादव भी और मायावती भी और कांग्रेस के लोग भी। अब थोड़ा सा परहेज करते हैं। खाली दाढ़ी वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनको बिल्कुल अलग, बल्कि उनको तो अपना तुरुप का इक्का मानते हैं ये लोग। सोचते हैं जहां ये आ जाएंगे, जाहिर सी बात है इनको कोई बनिया, कोई पंडित, कोई ठाकुर तो वोट देगा नहीं, मुस्लिम वोट देगा। जितनी भी डलहौजी वाली एक नीति है फूट डालने की और जो है वर्गीकरण करने की, वो उनको फायदे पहुंचाती है और ये 80-20 करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इसमें कोई दो राय नहीं, अकलमंदी का सबूत देते हुए मुसलमानों को भले प्रतिनिधित्व कम दिया हो लेकिन बीजेपी को डेंट मारने की कोशिश की है। अब मैं आखिरी बात, एक बात और बता देता हूं आपको अपने इस टर्म की, कि मायावती जब 2024 में अभी हारी इलेक्शन बुरी तरह से, वो तो हर बार मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ देती हैं। खुल करके उनकी लिखित आता है कि हमने अल्पसंख्यकों को इतने टिकट दिए। अरे आपने टिकट दिए हैं, हमें मालूम है आप वर्गीकरण करना चाहती हैं, मुसलमानों को मालूम है कि आप जो है बंटवारा करना चाहती हैं, पैसा भी लेने के आरोप लगते हैं और पैसा लेती भी है, ऐसा बात साबित होता। कई बार नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी फोड़ चुके हैं बातें। तो आप पैसा लेकर के कोई एहसान नहीं करती हैं, आप तो एक्चुअली दलित वोटों को बेचा करती हैं। क्योंकि ये वोट, अकेला वोट ऐसा हुआ करता था किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में कि जहां पर वो पैसा भले ही लें लेकिन अगर 2 लाख दलित हैं या 1.5 लाख दलित हैं तो मुट्ठी बंद वोट चला जाया करता था। और यही वजह कि इनके अक्सर जो है इनके कैंडिडेट जीत भी जाते थे। तो इन लोगों ने ये काम किया कि ये तो खुल करके बरस जाती है मुसलमानों पर, खुल करके लिखित में आता है इनका। हर बार चुनाव जब ये हारती हैं तो अफसर भाई इनका बाकायदा लिखित में आता कि हम इनको टिकट देने पे अब विचार करेंगे, ये हमें वोट नहीं। अरे वोट नहीं देते तो ऐसे नाराज नहीं हुआ करते, एक बड़े नेता की पहचान नहीं हुआ करती। सहर्ष आप उसको स्वीकार करें, वरना इतना सुनहरी गठबंधन जो काशीराम की मेहनतों ने बनाया था वो तो सदियों में बनता है। पार्टी जो है अफसर भाई या तो 100 बरस में भी नहीं बनती या फिर कोई एक आंदोलन पार्टी बना देता है। बिल्कुल। काशीराम ने किस कदर मेहनत करके पार्टी बनाई थी और आपने काशीराम के सपने को किस तरह से बेचा है, ये आपकी बिरादरी भी जानती है, दलित समाज भी जानता है। यही वजह है कि चंद्रशेखर रावण जो है उभर रहे हैं। अब उनको भी कहा जा रहा है कि अलग-अलग हैं। ये हाँ, एक्चुअली मेरा दलित जाति में जिस जिस जाति से आते हैं, दलितों में भी कई सारे, वो सिर्फ 2% है। वो एक्चुअली सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ से लखतवी एरिया में है। वो वर्ग अलग कहलाता है, नाम मैं नहीं ले पाऊंगा इस समय। तो उसको भी अलग-अलग करते हैं। तो ये टोटल सिनेरियो है, लेकिन फिर भी चुनाव आ रहा है। अब बीजेपी इन्हें सफेद कपड़े में बताएगी, वो लोग अपने कपड़े में बताएंगे, लेकिन वो जरा बताते हुए डरते हैं। जी। जी, यही सवाल था, मेरा अगला सवाल यही था कि अभी एक खबर आई कि आज़ाद समाज पार्टी, जो आपने चंद्रशेखर रावण की बात की, उसने पार्टी ने 403 पूरी 403 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की बात की है। इधर मायावती भी अपना पूरा तैयारी करके हैं, इधर ओवैसी भी। तो आपको ये पूरा मतलब कई लोग आरोप लगाते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, लेकिन जो एलिगेशन है, आपने भी इसकी चर्चा की। ऐसा लग रहा है जैसे कि बीजेपी की टीम भी कई बार बन जाती है कि आप वो सेगमेंट तोड़ देते हो जिस सेगमेंट से एक विनिंग एलिमेंट विपक्ष का बनता है। क्या राय है आपकी? आप बड़ा करीब से देखते रहे यूपी की पॉलिटिक्स को। अफसर भाई, एक शेर है किसी शायर का, वो ये कहता है कि सुखनवरों की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना। सुखनवर यानी कि पढ़े लिखे लोगों की महफिल में इतना शऊर जरूर होना चाहिए। सुखनवरों की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना, कहाँ खामोशी अच्छी, कहाँ बोलना अच्छा। अब ओवैसी साहब अच्छा बोलते हैं लेकिन गलत टाइम पे बोलते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि काशीराम ने जिस जमाने में बीजेपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया या बीजेपी को दांत को खट्टे किए, उसके बाद हुआ यूं कि उसी रात वो पंजाब चले गए। और मैं खुद अपनी आंखों से गवाह हूं, उस जमाने में फ्लैक्स जो आता है ना, प्लास्टिक का फ्लैक्स, ये इसका जमाना नहीं होता था, बल्कि टीन के ही बोर्ड लगाए जाते थे, होर्डिंग्स लगाए जाते थे। मैं बहुत छोटा साइकिल पर आ रहा था, मैंने खुद पर रुक करके पढ़ा। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, वहां पर वो बोर्ड लगा हुआ था, उसमें बहुत बड़ा मैटर लिखा हुआ था काशीराम की तरफ से। अब बचपन से दिलचस्पी थी तो मैं साइकिल रोक के अपनी पढ़ने लगा उसको। तो स्कूल से आने आते हुए की बात है। तो उसमें लिखा ये था काशीराम जी ने कि ये थोड़ी सी ताकत हमें दी गई है, इस ताकत को सहेज कर रखने की जरूरत है और समाज में फैली हुई बुराइयों को, अपनी बिरादरी के मद्देनजर भी, अल्पसंख्यकों के मद्देनजर भी उन्होंने बात की थी। सदुद्दीन ओवैसी आंध्र प्रदेश से या तेलंगाना से आते हैं। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अपना घर बना लेना, यहां रहें
तुम्हारा भाई वहां पर चल रहा है, वहां पे 60 विधायक आपके आते हैं, आने दीजिए। आप यहाँ आइए, काम कीजिए 5 बरस, जैसे काशीराम ने काम किया है, उसके बाद आप इस काम को करो। चुनाव के मद्देनजर आप आते हैं, आकर के कुछ ऐसी सीटों पर जहां पर मुस्लिम मुस्लिम ज्यादा होते हैं, वहां पर आप कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं और वो बंटवारे का काम करते हैं। तो आप जाने अनजाने में उनकी बी टीम खुद बन जाते हैं। वरना मुझे विश्वास नहीं है असदुद्दीन ओवैसी पर कि वो बी टीम है, वो ऐसा आदमी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसने एक आदमी ने एक समय कसम खाई थी, तो मुझे उस पर यकीन है। लेकिन बहरहाल आप काम तो वही कर जाते हैं ना भाई। बीजेपी आपको छोड़ती क्यों नहीं? मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ, अभी 2 साल पुराना, जब यहाँ अखिलेश यादव की पार्टी थी सत्ता में 2017 से पहले और 12 के बाद में, तो वहां जब भी असदुद्दीन ओवैसी परमिशन मांगते थे अफसर भाई, इनको परमिशन मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अखिलेश यादव इनको परमिशन दिलवाते नहीं थे, दिक्कतें होती थी, इनका खुद का कहना है। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं भाई असदुद्दीन ओवैसी तो बड़े नेता हैं, आना चाहिए उनको, उनको इजीली परमिशन मिल जाती है। क्योंकि आप जाने अनजाने में योगी आदित्यनाथ या बीजेपी या आरएसएस की राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। तो इतनी अकल तो आपके अंदर भी होनी चाहिए ना, कि भाई मैं यहाँ पर हिस्सा बन रहा हूं। आपको लगता यह है कि आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत कीजिए, 5 बरस 10 बरस यहाँ रहिए, यहीं पर मिट्टी में मिल जाइए आप। काशीराम जी यही तो किया करते थे, बाकी तमाम नेताओं ने यही काम किया है। तो खैर, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि यहाँ इन लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं, ये अपना आप निवाला बन जाते हैं। अब आ जाती है चंद्रशेखर रावण जी की बात। तो मैं आपको बताऊं, मैं उनके प्रोग्राम में गया भी था, यहाँ उत्तर प्रदेश के मेरठ की यूनिवर्सिटी में उन्होंने किया था प्रोग्राम। तो वहां पर जो सभागार था अफसर भाई, उसमें सारे मुझे 90% टोपी वाले नजर आ रहे थे। असल में हो ये गया, मुफाद परस्त की जो राजनीति है ना, मुफाद परस्ती की, वो हर एक वर्ग में है। लेकिन ये मुसलमान तो वैसे भी पिटा हुआ है, दीवार से लगा हुआ है, इसको जो भी थोड़ा सा सहलाता है ये इसके सामने आ जाता है। अब चंद्रशेखर रावण ने किसी ईदगाह पे नमाज पढ़वा दी, मुसलमान समझने लगे सबसे बड़ा दरोगा यही बनकर आ गए, तो ये तो खुश हो जाते हैं। इंसान मुसलमान तो इस तरह से है कि इतना पिटा हुआ है, इतना डरा हुआ है, इतना धमकाया हुआ है कि इसकी तरफ जो भी बात करता है वो उसकी तरफ हो जाता है। तो अब ये थोड़ा सा जो है चंद्रशेखर रावण जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी राजनीति गलत है, ये जाने अनजाने में मुस्लिमों को बांटने का काम करेंगे, कुछ दलित बढ़ जाएंगे, तो बीजेपी का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी इस समय थोड़े ढलान पर है। ये जैन जी ने और जो अपर समाज है, पहली बार इनके घरों में लड़ाइयां हुई हैं। जैन जी जब प्रदर्शन करके अपने पहुंचा है, तो सबसे पहले वो अपने माँ बाप से लड़ा है। कई सारा की ये बहुत छोटी घटना नहीं है। आने वाला वक्त इसको किताबों में लिखेगा कि जब धर्म का बुरी तरीके से जो है ना प्रचार प्रसार करके लोगों को ज़ॉम्बी बनाया जा रहा था, ऐसे में नौजवान बच्चों ने सड़क पर उतर के सड़क की तो लड़ाई लड़ी। जब वापस अपने ड्राइंग रूम में पहुंचे हैं, तो वहां जाकर के पेरेंट्स से लड़ाई हुई है उनकी। उन्होंने कहा भाई आप समझ नहीं रहे, नौकरियां नहीं है, वरना उनके ऊपर तो धर्म का ज्वार चढ़ा हुआ है। शाखा जो है, मैं भी आपको बताऊं, दिल्ली के चुनाव में, आप दिल्ली में बैठे हैं गालिबन, 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग हुई है दिल्ली के चुनाव में। महाराष्ट्र के चुनाव में ड्राइंग रूम मीटिंग कैसे होती है? शाखा में थे 4-6 लोग बिल्कुल बुद्धिजीवी टाइप के, वो लोगों के पास गए, अरे साहब दुबे जी, अरे साहब ठाकुर साहब, अरे शर्मा जी, सुबह ही सुबह चाय भी पिए, इस तरह से जहन बना है। तो उस ड्राइंग रूम में जहां पर आरएसएस का पूरा होल्ड था या है, वहां पर जैन जी ने जाके बगावत कर दी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुत्व का तड़का जैन जी की वजह से उतरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल वरना मैं आपको अफसर भाई बताऊं कि ये स्थिति इतनी विकट थी कि आप कोई भी मसला ले आइए, राहुल गांधी के कपड़े फट गए, उनकी टीम के लोगों के ऊपर वाटर कैनन मारी गई हैं। अभी नहीं है कि जैन जी सड़क पे दिल्ली में अभी आया है 20 तारीख में, उससे पहले आप हरियाणा चले जाइए, कोटा चले जाइए, आप पटना में चले जाइए, वहां पर एनएसयूआई के लड़के, कांग्रेस आई के लड़के, नेता बड़े बड़े, झारखंड में नेता बड़े बड़े सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन इनका अपर समाज का वोट जो सड़कों पर आया है, ये जो जैनजी में दिल्ली में आपने खुद कवर किया, मैंने आपको देखा है, वहां पर ये लोग कौन है? वहां पर मुस्लिमों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन कोई भेद नहीं था, वहां पर अपर समाज के लोग थे, अपर समाज के बच्चे थे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो अब ये जो चंद्रशेखर रावण की आप बात कर रहे हैं, इनको तो एक्चुअली पुश किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इनका बहुत अच्छा गठबंधन हो गया है, लेकिन काम ये वही कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। भाई या तो खुद का वोट हो, इन लोगों का वोट कभी जिंदगी में 30-35-40% हुआ नहीं है अपने दम पर। 20-22% वोट होता था, आप सन 80 से ले लें अभी तक। इन लोगों ने जब हार हार के देखा, तो इन लोगों ने क्या काम किया है, एक तो विपक्षी वोट के अंदर बिखराव कर दिया है। बिखराव करने के बाद अब बाकी इन्होंने ओबीसी के अंदर जो है ना कुछ वोट लिया है, वरना इनका वोट 12-15-20% होता था सन 80 से लेके आप 2020 तक देख सकते हैं।
अब आकर ओबीसी के वोट को उन्होंने पकड़ा। तो समझना चाहिए भाई, चंद्रशेखर रावण जो है वो भी एक्चुअली फरका परस्त ताकतों से लड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी लड़ रहे हैं। तो अब एक अकलमंदी और भी होनी चाहिए अखिलेश यादव में या कांग्रेस में। देखिए, शुवेंदु अधिकारी कौन था? एक छोटा सा नेता, चीफ मिनिस्टर बना दिया अमित शाह ने। हिमंता बिस्वा एक छोटा सा नेता था, चीफ मिनिस्टर बना दिया। आपको ये नहीं करना चाहिए कि नहीं हम इनको सीट नहीं देंगे, ये पैर फैला लेंगे अपना। अरे भैया, इनको अपनी तरफ कर लो, एक दो दो चार चार सीट इनको दे दो। आपको डर ये लगता है हमारा वोट चला जाएगा। अरे चला जाएगा तो तुम्हारा वोट रहेगा, इस बात की गारंटी कहां है? जब अमित शाह जैसा चाणक्य व्यक्ति वो टीएमसी के लोगों को आए हुए को चीफ मिनिस्टर बना दे रहा है, शिंदे को खड़ा कर रहा है। अभी देखिए आप, शिवसेना के जो बंदे टूटे हैं, मेरी बात कहीं नहीं जाएगी, मैं वहीं आ जाऊंगा। शिवसेना के जो बंदे टूटे हैं वो बीजेपी में भी जा सकते थे अफसर भाई, लेकिन वो सॉरी शिंदे के नहीं, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की थी, अभी 6-7 जो सांसद गए, उनको कहां पे मर्ज कराया उस आदमी ने? उसने मर्ज कराया शिंदे की पार्टी में। वो शिंदे को गोया के मजबूत कर रहा है। आप छोटे से दिमाग से लड़ करके राजनीति कैसे कर सकते हैं कि जी हमें, आपको इन लोगों को अपने साथ रखना चाहिए। दो दो चार सीटें इन्हें दे दो, ये जैसे होंगे देखा जाएगा, वरना फिर ये आपको डेंटी पहुंचाएंगे। आखिरी बात एक और कह देता हूं आपसे, गुजरात में इस बार से पिछले इलेक्शन जब गहलोत प्रभारी थे, तो आप देखें गुजरात राज्य किसका माना जाता है? मोदी जी का, है ना? वहीं पर तो काम किया इन्होंने। वहां पर बीजेपी के हाथ पैर उखड़ गए थे जब 3 लोग उनके साथ आ गए थे। मेवाणी था, हार्दिक पटेल था, अल्पेश ठाकुर था, अलग अलग समुदाय, लोकल स्टार जब इन्होंने अपने साथ किए तो ये 99 पे आके सिमट गए थे। इस बार से पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, 99 सीट आई थी। समझ गए। राहुल गांधी बाकायदा वहां पे घूम रहे थे। तो जब ये लोग गुजरात में जाकर के, मोदी के गढ़ में जाकर के लोकल स्टार के जरिए अपनी राजनीति को चमका सकते हैं, बीजेपी को गिरा सकते हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण अगर आ जाएंगे तो आपके लिए फायदा ही होगा? बस सिरमौर तो आपको ही बनना है, असदुद्दीन ओवैसी आपको ही बनना है। लेकिन एक बार इन लोगों के इनको बड़ा मन करना चाहिए, अखिलेश यादव को भी, कांग्रेस को भी, इन लोगों को अपने साथ मिलाएं और मिलाकर के काम करें। अब असदुद्दीन ओवैसी मिल जाएगा तो ये इनके ऊपर तमगा लग जाएगा, परेशान, क्योंकि केजरीवाल ने तुम्हारे दिल्ली में खुलेआम मना कर दिया। जब वहां के मौलाना है ना, वो इमाम साहब जो है हमारे जामा मस्जिद के, अभी 2 चुनाव पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, मैं थोड़ा पुराना आदमी हूं तो पुरानी बातें बहुत याद रहती हैं, मैं माफी चाहूंगा। तो वो उनको समर्थन देने पहुंच गए थे, तो केजरीवाल समझ गया था इस बात को। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपसे समर्थन नहीं, आप बैठे रहो, क्योंकि तुम अगर स्टेज पे आ जाओगे तो हमारे आगे बनिए भाग जाएंगे, ठाकुर भाग जाएंगे, पंडित भाग जाएंगे। तो माहौल ऐसा पैदा हो गया। तो ऐसे माहौल में आपको अपनी 4 आंखें करके चुनाव में उतरना पड़ेगा। जी अफसर भाई। जी। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। आपने काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, पर मेरा प्रश्न ये है कि 34 विधायक इस विधानसभा में है माइनॉरिटी से, जिसमें से 32 समाजवादी पार्टी के पास हैं, 2 आरएलडी के पास हैं। मतलब 5 साल पर एनकाउंटर को लेकर इतना जबरदस्त विवाद हुआ, इससे पहले विवाद होता रहा, कई सारे मामले आए, माइनॉरिटी के उत्पीड़न की बड़ी शिकायतें हुई। तो कम्युनिटी से आपने कभी किसी विधायक को कोई गतिविधि करते देखा, कोई आवाज उठाते देखा? ये बड़ा गंभीर प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे। कभी आपने कोई माइनॉरिटी की आवाज सुनी? जो खुद माइनॉरिटी से थे उन्होंने आवाज नहीं उठाई। इसको आप किस तरह से लेते हैं? ये क्या चीज है? अफसर भाई, हाल ये है इस वक्त कि हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ के बराबर में एक सीट है सिवाल खास। वहां पर समाजवादी पार्टी का आदमी गुलाम अहमद नाम है, विधायक है, वो लड़ा, लेकिन सिंबल एक्चुअली रालोद का था, चूंकि रालोद विधानसभा 7 लड़ी थी। वो कल परसों, मुझे कोई बुराई नहीं है, मुझे कोई बुराई भी नहीं लगती, योगी आदित्यनाथ आए, वो कांवड़ियों पर फूल डाल रहा था, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मुसलमान तो कांवड़ियों के जख्मों का मदावा सड़कों पर बैठकर करते हैं, उनके जख्मों को पट्टी लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं। ये बात अलग है कि आज के कांवड़ के बहुत सारे लोग नमस्ते करके चले जाते हैं, उनका पानी ले नहीं रहे, ऐसे दर्जनों वीडियो हमारे पास है। तो मुस्लिम विधायक की बात तो यह है। अच्छा, दूसरी बात यह कि यही विधायक गुलाम अहमद, अभी राज्यसभा का एक लखनऊ में इलेक्शन हुआ था जिसमें राज्यसभा के बंदे जीते थे बीजेपी से, ये वोट देकर आए वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को। आप कह रहे हैं मुस्लिम मसलों में लड़ेंगे, ये मुस्लिम इश्यूज को उठाएंगे? आदम खां की यूनिवर्सिटी पे 2 अल्फाज बोल सकते हैं ये लोग? ये नहीं बोलेंगे। मफाद परस्त हैं ये लोग, ये मफाद परस्ती है। और हाल इनके ये कर दिए हैं कि ये एमपी, आप विधायकों को तो छोड़ दीजिए, मैं एमपी की बात कर रहा हूं। अभी संभल का विधायक धकियाया जा रहा है पुलिस वाले के जरिए।
यहाँ एक विधायक है उत्तर प्रदेश के, सरधना सीट है मुजफ्फरनगर की, अतुल प्रधान, वो एक्चुअली छात्र उससे निकला हुआ है, समाजवादी पार्टी का है। उस आदमी के हाँ अंदर बिल्कुल। जोर है, वो विधायक हो या ना हो, उस आदमी में जोर है, वो लड़ जाता है, हाँ, वो घुस जाता है वो। लेकिन यहाँ का मौजूदा विधायक, वो भी मुसलमान है शहर सीट का, वो बुनकरों की आवाज तो उठाता हुआ दिखता है, लेकिन कभी किसी थाने में, किसी जिलाधिकारी के ऑफिस पे, किसी एसएसपी के ऑफिस में ये जाकर नहीं कहता कि भाई आपका अधिकारी ये काम कर रहे हैं मेरी कम्युनिटी के साथ। तो इतना डरा हुआ है यहाँ का विधायक भी, और ये इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा एक्चुअली अच्छा। ये तो इतने डर गए हैं कि इनसे बोला ही नहीं जाएगा। समाजवादी में जो आप 32 कह रहे हैं, 64 भी होंगे जब भी कुछ, हाँ जब सरकार आ जाएगी फिर देखना आप इनका। हमने देखा 12 से 17 के बीच में अखिलेश यादव आए थे अभी 22 में। तो अफसर भाई जैसे आप बात कर रहे हैं ऐसे वो मुझसे बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे एक सवाल कर दिया, वो बाकायदा यूट्यूब पर पड़ा हुआ भी है, कि साहब ऐसा है बहुत से लोग आपको वोट देना चाहते हैं, लेकिन आपके बारे में ये बात उड़ा रखी कि आपकी पार्टी जब आ जाती है तो अराजकता फैल जाती है, लाल टोपी पहन करके गुंडागर्दी करते हैं लोग। आप उस समाज को कैसे संतुष्ट करेंगे जिनको बीजेपी ये समझा रही कि आप आएंगे तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश यादव ने उस सवाल की भी तारीफ की, और उनके अगले भाषण मैंने देख रहा था सहारनपुर वगैरह में, वो कह रहे थे कि 100 नंबर में लेकर आया हूं अमेरिका से, और मैंने वहां की पुलिसिंग इतनी अच्छी कर, वो इस बात को एड्रेस कर रहे थे, क्योंकि ये घरों में पहुंचा दी थी बात। लेकिन 12 से 17 के बीच में अखिलेश यादव की सरकार में, अफसर भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं डायरेक्टली कह रहा हूं, बहुत चूंकि मैं यहाँ पे पत्रकार के रूप में ना होकर के मैं एक विश्लेषक के रूप में बात कर रहा हूं, तो मेरे पे आजादी ज्यादा है बनिस्बत आपके। तो मैं आपको बताऊं, गुंडागर्दी चल रही थी। एक अधिकारी मुझसे ये कहने लगा गलत काम करने पर कि साहब मैं क्या करूं, ईंट उठाता हूं तो समाजवादी पार्टी का नेता निकल आता है, ऐसे ऐसे तो नेता हो गए। तो लाल टोपी पहनकर जो बदमाशी की गई है, बल्कि अखिलेश यादव से मैं कहूंगा कि लाल टोपी बंद कर दो, बड़े अच्छा प्रतीक है ये। लेकिन तुम्हारी जब पार्टी आती है तो लाल टोपी पहन करके बिल्कुल अलग नजर आते हैं, और गुंडागर्दी का माहौल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज नहीं है गुंडागर्दी, आज वो गुंडागर्दी गोदी मीडिया बता नहीं रहा है कि कांवड़ियों ने क्या क्या हाल कर दिए हैं, बरेली में कैसे होटल होटल तोड़ रहे हैं, किस तरह से बदतमीजी हो रही, मार दिया गया बंदा एक। लेकिन आपके लिए तो बिल्कुल खड़े रहता गोदी मीडिया कि आप कुछ काम तो करके देखें। तो ऐसे में बड़ा सजग होकर चलने की जरूरत है। नाजुक माहौल चल रहा है देश का, राजनीति बड़ी अजीबोगरीब है, जो नजर आती है उसके पीछे कुछ और है, जो कुछ और है वो कुछ और नजर आता है। मतलब कहने का मतलब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थितियां हैं, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। समाज को भी, अच्छा समाज कैसा हो गया, एक लाइन और कह देता हूं, आपने सुना होगा, मैं बहुत देसी किस्म का आदमी हूं, और मैं बनावटी बात मुझसे होती भी नहीं अफसर भाई। बात यह कि आपने रेवड़ सुना होगा, बकरियों का रेवड़, वो जब जाता है तो चरवाहे की अकलमंदी ये होती है कि उसे वो लेकर के चले सबको साथ। ये समाज ऐसा रेवड़ की तरह हो चुका है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे नरभक्षी लोग हैं कि इनका भगना, इनका इनका अलग अलग सिमत में जाना तय है। तो ऐसे में बड़ी समझदारी की बात है, समाज को भी दिखाने की जरूरत है, अल्पसंख्यकों को भी दिखाने की जरूरत है। और ये जो बड़ी पार्टियां हैं ये बन गई जैसे भी बन गई, इनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ये इस समाज को बहुत बांध करके लेकर चले और समझदारी के साथ चले। जी। अच्छा, मैं अगला सवाल राशि साहब से आपसे पूछूंगा, ये बड़े टेढ़े मेढ़े सवाल हैं लेकिन जरूरी है। मुझे ये बताइए कि 21 विधायक टोटल 34 में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं। आपके 9 विधायक आपके सेंटर से आए हैं, 4 आपके आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो 34 विधायक हैं और अलग अलग स्टेट, मतलब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, ऐसा नहीं है प्रदेश तो नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा है। लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं, जैसे मैं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ पिछले सवाल को, कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई माइनॉरिटी से कोई विधायक खड़ा हुआ और उसने पूछा भाई ये ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसा डर क्या पार्टी का डर है, या प्रशासन का डर है, या अपने कैरियर का डर है कि आप आम जिन लोगों ने आपको चुना था, आप उनके मुद्दे तो उठा सकते थे ना, आप उनके मुद्दे भी नहीं उठा पाए, आप तो गायब हैं। आपने आप इतने आप हर समाज देखिए, इसी बीजेपी के अंदर ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक हुई, आप मानेंगे? इसी बीजेपी के अंदर बीजेपी मतलब ठाकुर समाज के, ब्राह्मण समाज के, अलग अलग समाज के लोगों की बैठक हो जाती है। लेकिन क्या ऐसा है कि आप अपने मुद्दे उठाने के लिए बात नहीं कर सकते? ये क्या खौफ है, या एक स्वार्थ है कि जिस जनता ने आपको चुन के भेजा आप उनकी जिम्मेदारी लगते? जब जैसे आप राशि साहब आप ये कहते हैं कि अरे वो अखिलेश, या वो क्योंकि दबाव है तो इसलिए थोड़ा चुप रहते हैं, तो उन पर दबाव हो सकता है, लेकिन आपका ऐसा क्या है कि आप
जो इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसमें वन वॉइस होकर कोई बात नहीं कर सकते। मैंने यही बात पहले कर्म में कही थी, अब दोबारा भी यही कहता हूं अफसर भाई, ये दरअसल अपना स्वार्थ है। जब नेता या डॉक्टर जब इस पेशे को इख्तियार करता है तो उसकी अपनी कोई निजी लाइफ नहीं होती है। वो रात को 4 बजे सो रहा हो थक हार करके और उसके दरवाजे पर एक मरीज आए और वो आकर कहे कि मेरे बाप को हार्ट अटैक है, तो वो अपनी नींद का कोई वो नहीं दे सकता, उस वक्त उसको जाना पड़ेगा और जाना चाहिए, तब इस पेशे में आना चाहिए। आपने राजनीति की है, रेल और जेल, रेल मेरठ से जाती है लखनऊ की, उसमें जाते हैं अक्सर नेता, इसलिए मैं रेल कह रहा हूं, तो ये जेल भी जाती है। आप जेल जाकर के कोई बड़ा काम नहीं करेंगे। आप जब सत्ता की मलाई भोग रहे हैं तो आपको हर तरह के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन चूंकि स्वार्थ है, जानकारी का अभाव है, अनपढ़ लोगों को हम चुन भी लेते हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। हमारे यहाँ जाति और धर्म ये सबसे पहले आ जाता है। जब वोट लेकर के, वोट लिस्ट लेकर के एक वोटर निकलता है तो उसकी नजर में ये बात बिल्कुल भी नहीं होती कि मैं पढ़े लिखे एक समझदार एक सजग आदमी को चुनने जा रहा हूं। वो तो सिर्फ और सिर्फ हालात का मारा हुआ हिंदू और मुसलमान को चुनने जाता है। वो तो अपनी बिरादरी के आदमी को चुनने जाता है। वो तो जो टेम्पो बना देते हैं ये नेता, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल कर चुनने जाता है। तो इसमें एक तो स्वार्थ है नेताओं का, ये बोल नहीं पाते हैं, वरना पढ़ा लिखा आदमी अगर वो विधायक है भी या नहीं भी। राशिद साहब, अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। आपने बातचीत के शुरुआत में इसका जिक्र किया कि कैसे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां माइनॉरिटी से दूर हो रही हैं या वो एटलीस्ट करीब नहीं दिखना चाहती। एक स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अभी करीब 1.5-2 महीने हुए इस बात का, राहुल किसी मीटिंग में थे अपने इंटरनल मीटिंग में, वो बात बाहर निकल कर आई। किसी ने कहा कि देखिए माइनॉरिटी का सीधा नाम मत लीजिए, इससे नुकसान होता है। तो राहुल ने एक स्टैंड लिया, वो आपने भी सुना होगा कि अगर मैं राजनेता ही नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, अगर मैं माइनॉरिटी का नाम लूंगा, सबका नाम लेना पड़ेगा, जो भी इसका हिस्सा है उन सबका नाम लेना पड़ेगा। हम इस बात से नहीं पीछे हट सकते कि सब ये वजह है वो वजह है। तो आपने जो बातचीत की मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ कि एक एक नैरेटिव या एक फियर एलिमेंट है वो मिस हुआ है और वो हटा है, और पार्टियों में एक एक राय बन रही है कि आप उनकी लाइन पे मत चलो जो बीजेपी ने लाइन क्रिएट की है, फियर एलिमेंट क्रिएट किया कि नुकसान हो जाएगा। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। इस लाइन को आप आगे किस तरह से देखते हैं यूपी की पॉलिटिक्स में? बिल्कुल अफसर भाई, बिल्कुल सही बात है। और एक बात और भी कही थी इसमें राहुल गांधी ने, जब विपक्षी लोगों को बुलाया तो उसने कहा वी हैव टू चेंज आवर वेपन्स टू फाइट द डेमोक्रेट, टू फाइट द अपोजिशन। यानी कि अपोजिशन उनके मद्देनजर सत्ता पक्ष है। तो उन्होंने कहा कि पुराने औजारे से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, अब आपको एक राजनीति को बदलना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ये बात भी इसलिए हो गई है क्योंकि आरएसएस ने स्कूलों पर इनका कब्जा है। ये जो शिक्षा मंत्री अपने ही रखना चाहते हैं ना, ये एक नई नस्ल की एक ऐसी फसल तैयार करना चाहते हैं अफसर भाई कि जो अधिकारी बनकर आए। मैं आपने प्रोफेसर की बातें सुन ले, डॉक्टर की सुन ले, वकीलों की सुन ले, जजेस की सुन ले। आप देखिए कि बंगाल में एक जज बाकायदा इस्तीफा देके कहता है कि मैं 35 बरस से आरएसएस का अनुयायी हूं। अब वो 35 बरस से कैसे फैसले दे रहा होगा, बताइए आप। तो इन लोगों की जड़ें तो बड़ी दूर दूर चली गई हैं। इस लड़ाई से, इस जहर से लड़ने के लिए वाकई लंबा समय चाहिए। और राहुल गांधी के बारे में मैंने आपसे शुरुआत में कह दिया था कि अकेला वो व्यक्ति था जो नाम ले देता है, वरना नाम लेते हुए भी डर रहा है इस समय से, जो कम्युनिटी का अगर कोई नाम भी ले देता है। जी 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 जी। तो दोस्तों, आपने राशिद ज़हीर साहब को सुना, और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में माइनॉरिटी का अपना एक रोल है, कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन सबकी अपनी भूमिका है। जैसे बहुसंख्यक वर्ग की भूमिका है, वैसे माइनॉरिटी की भूमिका है। सब है, और उसमें ओबीसी भी शामिल है, उसमें सवर्ण भी शामिल है, उसमें माइनॉरिटी भी शामिल है, सारे लोग शामिल हैं, तब मिलकर एक उत्तर प्रदेश बनता है। तो सबकी भूमिका है। माइनॉरिटी की चर्चा होती है, पॉलिटिक्स का केंद्र रहा है, तो उस पर हमारे लिए भी एक चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि इस वक्त राजनीति की ये बॉल किधर टर्न लेगी, और माइनॉरिटी क्या इन छोटी पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर सामूहिक तौर पर बड़े फैसले ले पाएगी, कुछ ऐसे फैसले ले पाएगी जिससे राज्य की दिशा और दशा तय हो सके। राशिद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब। तो दोस्तों, आज की चर्चा यहीं पर